हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष टवानी आपको एक न्यूमेरिकल की तरफ लेकर आया हूं और ये बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल बैंक रोड पे मूव हो रहा है। उसके वेलोसिटी के फॉर्मूले आपको पता है बच्चों, और उस पे हम एक कैलकुलेशन करना चाहेंगे। अभी ठीक है? Okay, so let's begin with the question. This is based on the vehicle moving on a bank curved road. हमारे पास क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक रेसिंग ट्रैक है जिसका कर्वेचर है 9.9 मीटर। बड़ा यूनिक नंबर है 9.9 मीटर, और इसकी बैंकिंग की है एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0.5। ठीक है, तो आपको कर्वेचर 9.9 मीटर ये वर्ड से उन्होंने रेडियस बताने की कोशिश की है बच्चों। 9.9 मीटर उस रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है। बैंक एट दिस वैल्यू, तो बैंकिंग तो एक एंगल पे होती है बच्चों, तो बेसिकली उन्होंने थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.5 ऐसी वैल्यू आपको बताइए, थीटा बताया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, यानी कि म्यू एस बराबर है क्या सिंबल। ये स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बीच में रहता है, तो सड़क यानी कि ट्रैक और टायर्स के बीच में। ठीक है, कितना है 0.2। ध्यान रखें कोएफिशिएंट्स को यूनिट नहीं रहते। अब आपको क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट्स। बच्चों आपको पता होगा कि हमारे पास एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट रहती है और एक मिनिमम स्पीड लिमिट भी होती है। तो आपको ये दोनों चीजें ढूंढने को बोल दिया है बाय यूजिंग अ प्लूरल वर्ड लिमिट्स। ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट्स विद 10% मार्जिन। अभी 10% मार्जिन का मतलब क्या है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैलकुलेशन। पहले तो बता दो जो जो बोला है ये समझा क्या कि ये उसने बोला रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब कर्वनेस, कर्वनेस मतलब रेडियस 9.9 मीटर इस बैंक एट tan इनवर्स ऑफ 0.5, मतलब ये एंगल ऑफ बैंकिंग हुआ यानी थीटा हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। डिटरमाइन द स्पीड लिमिट्स बोल रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट और मिनिमम स्पीड लिमिट बोल रहा है, और विद 10% मार्जिन। ये 10% मार्जिन हमें मैक्सिमम में भी लेना पड़ेगा और मिनिमम में भी। कैसे लेते हैं ये मैं टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन आपको आगे बता दूंगा। इज दिस मच पार्ट क्लियर? ठीक है, अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज निकालनी है। लेट्स स्टार्ट विद द वेलोसिटी मिनिमम फार्मूला। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, याद है तो। नहीं याद है तो फिर देन गॉड विल बी हेल्पिंग यू। rg tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, दिस इज द फार्मूला। अब आपको म्यू एस की वैल्यू याद दिला दूं, 0.2 दी गई थी, और थीटा के लिए वैल्यू क्या दिया गया था आपको, tan इनवर्स ऑफ 0.5। याद है ये बच्चों? तो बच्चों अगर tan इनवर्स ऑफ 0.5 इज थीटा, तो मैं ये tan इनवर्स को इधर लेता हूं, साइड चेंज करता हूं, तो इट वुड बिकम tan टू द पावर 1 ऑफ थीटा। तो राइट साइड में बचेगा सिर्फ 0.5। यहाँ पे राइट साइड में इनवर्स था, तो लेफ्ट साइड में लेकर आ गए थीटा के साइड में, तो tan का पावर +1 हो गया जो हम दिखा नहीं रहे। तो tan थीटा इज 0.5। ये समझा एडजस्टमेंट? तो हमने tan थीटा में बच्चों डायरेक्टली 0.5 सब्स्टिट्यूट किया, फार्मूले में माइनस था, हमने माइनस दिखाया। म्यू एस की वैल्यू रेडीमेड दी है 0.2, उसे मेंशन किया। 1 as it is plus as it is, फिर से म्यू एस आ गया दैट इज 0.2 एंड tan थीटा इज 0.5। ठीक है, अब r की वैल्यू आपको 9.9 दी गई थी और g को हमने डेलिबरेटली 10 ले लिया है, 9.8 के बदले 10। ध्यान दीजिएगा कि अगर g की वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप 10 लेके निपटा लेना, बिकॉज़ दैट गोज इन योर फेवर। अगर g की वैल्यू 9.8 लेंगे तो 9.9 into 9.8 इट मे टेक सम मोर टाइम टू कैलकुलेट। ठीक है, ओके, तो अब हमारा सजेशन है कि g की वैल्यू हमने 10 ले लेना है। 9.9 into 10 is 99। अब 0.5 minus 0.2 is 0.3, और ये हो जाएगा 0.2 into 0.5 इक्वल टू, बताओ तो एक बार, 0.2 into 0.5 इक्वल टू, ये ब्रैकेट वाला पार्ट। अरे ये बताओ कितना होता है। वन आएगा, वन वाले लोग कितने जल्दी जल्दी वोट डालो। ऑप्शन देता हूँ, ए इज 1, बी इज 0.1, सी इज 0.01, डी इज 0.001। ठीक है, चार चॉइसेस दे दिया। ए ऑप्शन के साथ कौन कौन है? सुबोध, मयंक, अश्मिशा, यशस्विनी, रितिका,
ओम, राशि, हो गए ए ऑप्शन वाले खत्म। कुछ 7-8 लोग थे, लेट्स अज्यूम दे वर 8 पीपल। बी ऑप्शन वाले कितने हैं बच्चों? अरमान, रौनक, नरेंद्र, विशाली, श्रेया देशराज, प्रणव पिंपड़कर, प्रियल कावरे, नीतू, सुबोध, आरती, श्रेया मानकर, पार्थ डांगे। कुछ 12 लोग के आसपास हो। अच्छा, एक और हो गया, 13 बच्चे हो गए। सी ऑप्शन 0.01। अरे पहले चारों की वोटिंग तो होने दे। ठीक है। और इस बार मम्मी के बदले पप्पा किसके आ गए रे? बोले सर ने मम्मी पे बैन लगाया, पप्पा पे नहीं, पप्पा को भेज देते। फिजिक्स क्लास में रोज डिस्टर्बेंस करते हैं किसी के घर से। ठीक है। सी ऑप्शन के लिए कौन है? एक भी नहीं। डी ऑप्शन के लिए? हेलो, कोई भी नहीं। ओके, चलो। तो क्लास में 18 और 13, 21 बच्चे मौजूद है कि और भी ज्यादा है? देख लेते। 29 है, मतलब 8 बच्चे लोगों को मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आता। 8 बच्चों को अच्छा, एक को चेंज करना है, किधर से किधर जाना है रे? माया को ऐसे भी में जाना है। अरे बाप रे। 5 टू जा, 5 टू जा 10। ठीक है। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, 2 डेसिमल प्लेस, तो एक और एक 2 डेसिमल प्लेस, ये भी 2 डेसिमल प्लेस। तो आंसर इज 0.1 एंड नॉट 1। ये समझा क्या? 5 टू जा 10, यहाँ की और एक, और यहाँ की एक, टोटल 2 डेसिमल प्लेस है। मुझे फाइनल आंसर में 2 डेसिमल प्लेस लानी पड़ेगी। ठीक है। तो ऐसे चिल्लर चिल्लर जगह पे लफड़ा करोगे तो बैंड बन जाएगी। मेरे को मालूम था कि गड़बड़ होगी। ठीक है, इसलिए पूछ लिया। ठीक है, तो दिस इज 0.1 प्लस 1 इज 1 हाँ ठीक है। तो ये 1.1 हो गया, ये 0.3 हो गया, ये 99 हो गया। उसका स्क्वायर रूट लेके सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है। तो ये 27 बन रहा है, आपको करके चेक करना पड़ेगा। उसका स्क्वायर रूट 5.196 मीटर पर सेकेंड। बट अपना मिनिमम वेलोसिटी का ये फाइनल आंसर मत मान लेना। पूछो क्यों? हाँ, क्वेश्चन में 10% मार्जिन की बात किया था। बच्चों क्वेश्चन को समझो अच्छे से। ये हॉरिजॉन्टल रोड, ये बैंक रोड, और ये गाड़ी चल रही है, और एक मिनिमम वेलोसिटी के साथ उसको निकलना है। और मिनिमम वेलोसिटी इतनी है, तो क्या आप एग्जैक्टली इतनी वैल्यू के साथ चलाओगे कि कोई थोड़ी सी गैप रखोगे? जैसे अगर आप वो कोई गेम्स खेलते हो जिसमें ये मार्जिन के अंदर खेलना है, तो आप एग्जैक्टली उस मार्जिन तक जाके खेलते हैं कि उसके थोड़ा अंदर अंदर खेल लेते हैं? तो आप इस मार्जिन के बाहर चले जाओगे तो आप आउट हो जाओगे। एकदम मार्जिन तक तो नहीं खड़े रहते ना कि गलती से बाहर हो जाओ। जैसे मान लीजिए कि वो क्रिकेट की बाउंड्री है, जो बाउंड्री पे प्लेयर रहता है एकदम वो जो बाउंड्री वाली व्हाइट रोप रहती है उसके ऊपर खड़ा रहता है, जिससे थोड़ा सा अंदर खड़ा रहता है कुछ जगह छोड़कर। तो थोड़ी मार्जिन रखते ना लोग। तो सेफ्टी स्पीड में भी हम लोग एक मार्जिन रखते हैं 10% की। ठीक है। तो अब मिनिमम वैल्यू में 10% मार्जिन को एडजस्ट कैसे करेंगे? ठीक है, इस बात को अच्छे से समझना बच्चों। मिनिमम वैल्यू अगर मान लेते कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5.196 था, अभी का 5 मान लेते हैं। मिनिमम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आप इससे कम वेलोसिटी से चलाओगे या इससे ज्यादा वेलोसिटी से चलाओगे? मेरे को ना कभी कभी तुम्हारे कॉमन सेंस पे बहुत हंसी आती है, इसलिए अच्छे अच्छे बार तुम लोग को फिजिक्स नहीं समझती। कॉमन सेंस ही इसलिए बोला छोटे भाई बहनों को मेरे पास ट्यूशन के लिए लगा दो। ठीक है, 9 10 सबको भेज दो इधर में। बहुत कॉमन सेंस वीक है, स्पेशली फिजिक्स में। ठीक है। अरे बच्चा, अगर 5 की स्पीड मिनिमम है और तुम इसके कम की स्पीड में चलाओगे तो मरोगे नहीं के जाके गड्ढे में? तो फिर भी मरने का शौक है? बोले हम कम में चलाऊंगा। यार मिनिमम इतना अलाउड है, इससे भी कम में चलाओगे तो कैसे चलेगा? मिनिमम इतना अलाउड है, मतलब इससे कम में जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और मैक्सिमम की वैल्यू मान लो 50 आ गई, और इससे ज्यादा में चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
हाँ, तो इससे कभी मान लो ये मिनिमम वैल्यू है समझने के लिए, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू से थोड़े कम पे चलाना चाहोगे और मिनिमम से थोड़े ज्यादा पे चलाना चाहोगे। समझ भी रहे क्या बोल रहा हूँ? बीच में तो तभी रहेगा ना, 5 और 50 ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो आपको इसके बीच में रहना है, तो 5 से थोड़ा ज्यादा और 50 से थोड़ा कम आना पड़ेगा ना। तो 10% मार्जिन मेरे को अलाउड है, तो 10% मुझे हायर मार्जिन लेनी पड़ेगी मिनिमम में कि लोअर मार्जिन लेनी पड़ेगी? हायर लूंगा तब मैं 5 से बड़े पे जाऊंगा, और जब मैं वी मैक्स की कैलकुलेशन करूंगा उसमें 10% का वैल्यू मुझे और हायर लेना है ना। यानी 50 पे मैक्सिमम पे मर जाता हूं मैं, फिर भी मैं 10% हायर यानी 55 पे जाके मरना चाहूंगा, बोलिए जब मर ही रहा है तो 50 की थ्रिल क्यों लूं, 55 की थ्रिल लेके मरूंगा, 10% हायर लेके मरूंगा। अबे स्पीड का नाम है सेफ्टी स्पीड, स्पीड का नाम है सेफ्टी स्पीड, तो आपको ट्रैक के अंदर रहना है तो मिनिमम से थोड़ा ज्यादा और मैक्सिमम से थोड़ा कम रहना पड़ेगा। अभी भी साला यहाँ पे समझने के बाद भी उधर में सुधर नहीं रहे हो, चीजों को रखते हुए तुम लोग। मिनिमम में मैंने 10% हायर कर दिया तो मैक्सिमम में भी 10% हायर कर दो बोलते, यहाँ पे इससे कम जाओगे तो मरोगे, इसलिए इससे हायर पे आना है, और वहां पे 50 से ज्यादा जाओगे ये मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा गाड़ी चलनी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा गाड़ी चलनी नहीं चाहिए, तो तुम बोलते नहीं मैं इससे भी ज्यादा चलाऊंगा, इसमें भी 10% और हायर ले लेता हूँ। ऐसे कैसे कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास, सॉरी टू टेल यू। तो हम टीचर्स को ब्लेम नहीं करना, तुम्हारे पास कॉमन सेंस नाम की कॉमन चीज नहीं है, वेरी अनकॉमन फॉर यू। कॉमन सेंस का मतलब लॉजिक तो लगाओ, कुछ तो लगाओ। तुम लोग कैसा आईएएस आईपीएस करेगा भगवान जाने भविष्य में, सिर्फ करप्ट ऑफिसर बनेगा बन गया कुछ तो, या पॉलिटिशियन बनेगा, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। 10% हायर लेता हूँ हमेशा, कितना है धंधे का काम, हाँ चल 10% हायर ला दे इधर में, तुम हमेशा हायर में रहोगे, बराबर है समझ लिया, पॉलिटिशियन बनोगे। एक बार मैं हल्दीराम के शॉप में था, एक बढ़िया सा सफेद कुर्ता पैजामा पहन के गले में एक दुपट्टा बांधकर एक लड़का दाढ़ी मूछ अच्छी शिवाजी स्टाइल में बड़ी बना लिया, हाइट में बहुत नाटा था, ठीक है, लेकिन एकदम शिवाजी स्टाइल पर्सनालिटी बना के, ठीक है। अब वो दुकान में मेरे को क्रॉस हो गया, 2 1 साल पहले की बात है जब लॉकडाउन नहीं था, ठीक है। अचानक चरण स्पर्श सर, चरण स्पर्श ऐसा बोल के चरण स्पर्श करता है, ठीक है। मैं देख रहा, पहचान में नहीं आ रहा छोकरा मेरे को, ठीक है। बोले सर पहचाने नहीं, फिर बहुत देर बाद उसने अपना नाम बताया, फिर बोले मैं सो फला फला पार्टी का सिटी लेवल प्रेसिडेंट हूँ। मैं समझ गया, मेरे को याद भी आ गया था क्लास में सबसे बैक बेंचर था और सारी क्लास की लड़कियां उससे परेशान थी। तुम्हारा भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, तुम भी कोई पॉलिटिशियन बनोगे, किसी पार्टी के किसी एरिया के अध्यक्ष चपरासी प्यून कुछ तो बन ही जाओगे, और कुछ नहीं तो विशेष कार्यकर्ता बन जाओगे। और क्या बोलो यार, तुम्हारे को कॉमन सेंस नहीं है तो कैसे बताएंगे अब तुमको। लॉजिक है कि भाई 5 से कम नहीं चलता है, इसको मैंने 5 बोल दिया, और अगले मैंने वी मैक्स कैलकुलेट नहीं किया, मान लो 50 आता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। वी मैक्स का मतलब इससे ज्यादा मत लेना, वी मिनिमम का मतलब इससे कम मत लेना, इससे कम नहीं लेना है तो तुम बोलते इससे कम लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लेना तो तुम बोलते इससे ज्यादा लूंगा। तो भाई क्लास में आते क्यों, पहले ही मर जाओ ना, माँ बाप का फिर पैसा क्यों बर्बाद करते हो। निकलो रोड पे, घुमाओ गाड़ी, या फिर बहुत दिन से गाड़ी घुमाई नहीं इसके साथ दिमाग में घूम गया तुम्हारा। इतना दांत कौन दिखा रहा था, कौन इतना खुश हो गया भाई। इससे अच्छा तो रिकॉर्डेड लेक्चर रहता था मेरा, कम से कम पता तो नहीं चलता था तुम्हारा दिमाग कितना घुमा हुआ है। ओके ठीक है, अभी रट्टा मारने वाले बच्चों रट लेना जैसे आपकी इच्छा है। मेरे को तो पता है आप ये स्टेप तक ही नहीं पहुंचोगे, ये कैलकुलेशन के बाहर ही निकलना नहीं आता तुमको, 0.2 टू 0.5 नहीं आता, इसके आगे यहाँ नहीं पहुंचोगे तो 10% वाले तो स्टेज आएंगे नहीं। सबसे बड़ा बेवकूफ तो यहाँ पर मैं हूँ, जिन लोग को ये नहीं आता उनको मैं ये 10% का ज्ञान क्यों पेल रहा हूँ, हायर या लोअर, गलती मेरी है, आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक हो गई। अब 2 मिनट खेल लो, मिस्टेक कर लिया तो पूरी कर देगा मिस्टेक। 10% हायर मतलब क्या, तो ओरिजिनल वैल्यू अगर 100% है तो इसमें 10% जोड़ना पड़ेगा, हाई मतलब प्लस,
ओरिजिनल वैल्यू अगर 100% है तो 10% हाइयर मतलब ऐड करो, तो दैट बिकम्स कितना, 110%। समझाइए क्या बोल रहा हूं मैं? 100% है, 100%, अच्छे से समझो। 100% इज नॉर्मल वैल्यू, इसमें 10% हाई करना है मतलब इंक्रीज करना है, तो दैट बिकम्स 110%। ठीक है, तो 10% हाइयर मतलब 110%, तो 10% लोअर मतलब कितना परसेंट? 90%। वेरी गुड। तो हमें वी मिनिमम का वैल्यू इतना आ गया था, लेकिन हमें जो अलाउड वी मिनिमम है वो इसमें 10% हाइयर लेना पड़ेगा। और अब आप 10% हाइयर करोगे तो जिसको इससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना, कितना आ जाएगा? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, इसको हम अलाउड बोल रहे हैं कि ये सेफली आप उतने वेलोसिटी से चले जाओ तो आप बच जाओगे। लेकिन एकदम मार्जिन पे आओगे, मतलब क्रिकेट का कैच पकड़ने के लिए आप पहले ही बॉर्डर लाइन पे खड़े हो, तो कैच पकड़ भी लोगे तो टीचर वो सॉरी वो क्या एम्पायर को क्या बोलेगा, आउट बोलेगा क्या बैट्समैन को? नहीं बोलेगा कि आप पहले बॉर्डर पे खड़े हो, मिनिमम बाउंड्री बाउंड्री है, आपको सिर्फ 10% अंदर रहना है, हाइयर रहना है। समझ में आया बात? चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगा था कि आपको 0.2 और 0.5 के मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएंगी, मैंने आपको इतना नादान समझा था। ठीक है, बाद में लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उससे बड़ी नादानी आप कर सकते हो 10% के मीनिंग में। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट टू हैपन, बट इट हैपेंड। एनीवेज, अब आ जाते हैं बच्चों वी मैक्स के फॉर्मूले की तरफ। एंड वी मैक्स के फॉर्मूले में स्क्वायर रूट ऑफ आरजी है। ठीक है, वहां पे म्यूएस और टैन थीटा के बीच में यहाँ पर और यहाँ के साइन में चेंजेस है, कौन से देखो तो मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। टैन थीटा माइनस म्यूएस, तो यहाँ पे टैन थीटा प्लस म्यूएस, यहाँ पे 1 प्लस म्यूएस टैन थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस म्यूएस टैन थीटा। अब क्या होता कि एग्जाम में जो बच्चे बहुत मेहनती है उन लोग के लिए बोल रहा हूँ, हार्डली यहाँ पे 5-10 बच्चे होंगे, उन 5-10 बच्चों की मेहनत के लिए बोल रहा हूँ। अब एग्जाम में याद नहीं आता कि ऊपर में प्लस कब लेना और नीचे माइनस कब, इतना तो ठीक है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, या ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, इतना तो ध्यान रह जाएगा। यानी साइंस दोनों जगह प्लस नहीं है, दोनों जगह माइनस नहीं है, तो ध्यान रह जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ आर जी दोनों तरफ है, वो भी ध्यान रह जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इसमें भी है, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इसमें भी है। ऊपर प्लस नीचे माइनस कब लू, और ऊपर माइनस नीचे प्लस कब लू? अगर आपने डेरिवेशन करने बैठ जाना है एग्जाम में न्यूमेरिकल के दरमियान, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखने की कोई ट्रिक होनी चाहिए। तो अब आपको कॉमन सेंस वाली ट्रिक देता हूं, अगर कॉमन सेंस है तो सुन लेना, समझ लेना, इजी ट्रिक है। बट अगर कॉमन सेंस नहीं है तो मेरे को प्लीज गाली मत मारना। आपको कोई वैल्यू को मिनिमाइज करना है, मतलब रिड्यूस करना है कि इंक्रीज करना है? मिनिमम करना मतलब कम करना है कि बढ़ाना? बच्चों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज अ फ्रैक्शन, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, बराबर? ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। तो बच्चों अगर कोई वैल्यू को मिनिमाइज करना है तो न्यूमरेटर को मैं मिनिमाइज करूं तो उसकी वैल्यू भी मिनिमाइज होगी, तो माइनस करने से वैल्यू मिनिमाइज होती ना। और डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाने से वैल्यू मिनिमाइज होती है, पता है रिलेशन इनवर्स है। वैल्यू है वेलोसिटी की, वो डिनोमिनेटर के साथ कैसी है, इनवर्स रिलेटेड है। तो अगर वेलोसिटी को मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए मेरे पास फॉर्मूला रहता है प्लस। तो अब एग्जाम में फॉर्मूला डिराइव नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल आया तो डायरेक्ट अपना कॉमन सेंस चला लेना, प्लस माइनस डिसाइड कर लेना। तो दूसरी जगह का भी कॉन्सेप्ट वैसे ही है। आ जाओ वी मैक्स पे। वी मैक्स करना है मतलब वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पर राइट साइड में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वेलोसिटी को बढ़ाने का है तो न्यूमरेटर को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। और वेलोसिटी और डिनोमिनेटर में रिलेशन क्या है? तो डिनोमिनेटर घटाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो डिनोमिनेटर घटाने के लिए माइनस लगाया और न्यूमरेटर को बढ़ाने के लिए प्लस लगाया। अब सिंपल की मुश्किल। फिजिक्स को इसलिए कॉमन सेंस का साइंस बोलते बेटा, फिजिक्स को इसलिए कॉमन सेंस का साइंस बोलते हैं बिकॉज दिस इज ऑल व्हिच इज हैपनिंग अराउंड अस, जो अपने आजू बाजू होता है। और अगर आप अपने आजू बाजू वाले होने वाली चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे तो आप आंख वाले अंधे हो, टेक माय वर्ड्स। और अगर आपको ये कॉमन सेंस वाली चीजें अपील करती है, हाँ यार ये तो बहुत सिंपल है, कर सकते हैं, तो डेफिनेटली
फिर आपके फिजिक्स के स्कोर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो अगर आपके दिमाग में फिजिक्स का कोई डर है तो निकाल दो, अपने आप को ये पॉजिटिविटी दो कि यार चीजें तो बहुत सिंपल है, मैं ही फालतू में घबराओ मत, चीजों की पॉजिटिविटी पकड़ो, सिंप्लिसिटी को कैच करो, तो कॉम्प्लेक्सिटी तक आप जाओगे ही नहीं। हर कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल ही लगेगी, क्योंकि कोई चीज फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स होती नहीं, आपका नजरिया उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है। आपने उसको सिंपल नजरिए से देखना शुरू किया तो आपके लिए चीजें इजी होगी और स्कोरिंग भी बढ़ जाएगी। चलिए प्रवचन बंद, डिस्कशन का कैलकुलेशन शुरू। आर की वैल्यू 9.9, जी को हमने अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया, tan थीटा 0.5, म्यू एस 0.2, पिछली बार माइनस था इस बार प्लस है, पिछली बार यहाँ पे प्लस था तो इस बार माइनस है। इसकी वैल्यू कितनी, तो पिछली बार डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.1 था तो डिनोमिनेटर 1.1 हो रहा था, इस बार 0.9 हो जाएगा। डिनोमिनेटर घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। पिछली बार यहाँ पे 0.5 माइनस 0.2 था तो न्यूमरेटर 0.3 था, अभी 0.7 हो जाएगा, ये वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए वेलोसिटी बढ़ेगी। समझ गया, आर और जी में कोई चेंज नहीं होगा। इसको सिंप्लीफाई करना, दैट कम्स टू रूट 77, रूट 77 को लॉग से सॉल्व करोगे तो 8.775 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू नीड टू यूज लॉग बुक्स फॉर फास्टर कैलकुलेशंस। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे 10% की मार्जिन का खेल फिर से खेलना है। ठीक है, तो वी मैक्स में अलाउड वी मैक्स कितना, जितना है उतना ही ले लूं कि उससे 10% हायर ले लूं, लोअर। तो मेरे पास स्टैंडर्ड अलाउड वैल्यू है 100%, 100%, इसमें से 10% लोअर करना है। माइक म्यूट करो, मेरी आवाज एको हो रही है। तो दैट इज 100 माइनस 10, 90 अपॉन 100, दैट इज 90%। तो अब ये देखो, ये वैल्यू का 90% करोगे तो आंसर थोड़ी सी लेस होगी, 8.7 से 7.8 हो गया। ठीक है, यू गेट लेसर वैल्यू। ठीक, मेरे को लगा नहीं था कि इस न्यूमेरिकल के लिए मेरे को नियरली आधी घंटा लगेगा। आई टुक नियरली 30 मिनट्स टू एक्सप्रेस दिस न्यूमेरिकल। तो भी हमने इसका कैलकुलेशन तो किया ही नहीं है, वो तो आपके लिए छोड़ा हुआ है। सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए आधी घंटा, आई डोंट थिंक सो कि आप 12th के लिए परिपक्व बच्चे बन रहे हो। ठीक है, बोर्ड्स की परिपक्वता आने को टाइम लग रहा है। फाइन, न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। यहाँ से चैप्टर अपनी दिशा बदल रहा है, सर्कुलर मोशन को ही डिस्कस कर रहे हैं बट विद अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड द डिवाइस इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। आपने पहले तो सिंपल पेंडुलम याद कर लेना है। व्हाट एग्जैक्टली सिंपल पेंडुलम, ये छत है जिसको हम फिजिक्स की भाषा में रिजिड सपोर्ट बोलते हैं। दिस इज अ रूफ, ऐसे डिजाइन दिखा देते हैं, मतलब ये हिलने वाला नहीं है, इसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। इससे अगर हमने एक स्ट्रिंग अटैच करी और स्ट्रिंग के नीचे एक बॉब लगा दिया, ठीक है, और फिर वो हिप्नोटिक वाले लोगों को देखा होगा ना, ऐसा एक पेंडुलम जैसा कुछ लेते उसको ऐसा ऐसा स्विंग करते, बोलते आपको नींद आ रही है, आपकी पलकें भारी पड़ रही है, अरे सो मत जाना, मैं आपको मोबाइल से हिप्नोटाइज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट इज जब उस तरह से पेंडुलम हिलाया जाता है तो उसका मोशन एक ही प्लेन में हो रहा होता है, इट इज मूविंग इन वन प्लेन, तो उसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। वो एक आर्क ऑफ ए सर्कल पे मूव होते रहता है। लेकिन अगर आप थोड़े से होशियार हो, उस पेंडुलम को थोड़ा सा स्विंग करके घुमाना शुरू करोगे, तो ये पेंडुलम का बॉब है, ये पेंडुलम की स्ट्रिंग है, और वो उसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके घुमाओगे तो वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे घूमना शुरू करेगा। बॉब विल मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो अगर ऐसा हो जाए तो स्ट्रिंग, सॉरी बॉब यहाँ है तो स्ट्रिंग यहाँ, ठीक है, और बॉब जब यहाँ आएगा तो स्ट्रिंग यहाँ, तो देखने को जब देखोगे बहुत स्पीड में घुमाओ तो लगेगा एक इन्वर्टेड कोन है क्या। तो जो सिंपल पेंडुलम था जिसको अपन आर्क में घुमा रहे थे, उसके बॉब को आर्क में घुमाने वाले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में घुमाना शुरू करो, तो वही सिंपल पेंडुलम अब क्या बन गया, कोनिकल पेंडुलम, क्योंकि इसका व्यू अब इन्वर्टेड कोन जैसा बन गया। आइसक्रीम वाला कोन देखा होगा ना, उस टाइप का इन्वर्टेड है लेकिन। ठीक है, तो हमें सिंपल पेंडुलम को आर्क ऑफ ए सर्कल में ना घुमाते हुए उसका मोशन कैसे डिसाइड करना है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे उसकी टिप फिक्स है, ये स्ट्रिंग है, ये बॉब ऐसे घूम रहा है तो आपको ऐसा कोन जैसा फील आएगा। समझ में आ रहा, यहाँ से ऐसा लगता है तो ऐसा कोन जैसा घूमता लगेगा। तो बॉब के ऊपर अगर आप नजर घुमाओगे, सिर्फ बॉब के ऊपर में, तो बॉब आपको एक सर्कुलर ट्रैक में घूमता हुआ दिखेगा। तो बॉब एक सर्कुलर ट्रैक में घूमते दिखेगा तो यानी सर्कुलर मोशन के नियम यहाँ पे अप्लाई हो गए नहीं हो गए। वेरी गुड, सर्कुलर मोशन के सारे रूल्स इसमें अप्लाई हो जाएंगे। और शेप एक कोन जैसा दिख रहा था इसलिए इसके कोनिकल पेंडुलम नाम डिस्क्राइब कर दिया।
समझ गया इतना? अब इसमें हमको दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते बच्चों। एक कि जो बॉब कोनिकल पेंडुलम का घूम रहा है वो किस वेलोसिटी से घूम रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा रहता है कि इसको घूमने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कितना है। विल बी गोइंग फॉर बोथ द डेरिवेशंस। पहले हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉब इन कोनिकल पेंडुलम। तो ये हमारा बी यानी बॉब है बच्चों, दिस बी इज बॉब। ठीक है, ये उसकी स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ आपसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहां से हमने बांधा। तो लेंथ ए बी क्या हुई, लेंथ ए बी इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बराबर। अब इस सर्कुलर पाथ पे फोकस करते हैं, अगर इस सर्कुलर ट्रैक पे फोकस करते हैं तो ये उसका सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। पक्का। अब ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है वो सेंटर को इस पॉइंट ए से जोड़ रही है। इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द कोन। अगर आपने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी, बॉब को यहाँ पे भी इमेजिन कर लो, तो एक कोन बन गया। तो कोन में आपने ज्योमेट्री का ऐसा पढ़ा है कि सेंटर से अपेक्स को जोड़ने वाली लाइन को हाइट बोलते हैं। और ये तो सर्कल का रेडियस हो गया ना। तो ये जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस ऑफ सर्कल। और हाइट और रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है? तो हाइट और रेडियस के बीच का एंगल हमने 90 डिग्री दिखा दिया। यहां तक समझा? ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, बी इज द बॉब जिसका मास m होगा, a is the point of suspension, length AB is the length of the string capital L। A से ये जो सेंटर का C है, इस अल्फाबेट इज C फॉर सेंटर। तो AC लेंथ इज द हाइट ऑफ द क्या बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम, एंड BC इज द रेडियस ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, इतने पैरामीटर्स के साथ हम लोग वर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताता हूँ कि दिस इज द सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, दिस इज द पॉइंट ए, और पेंडुलम का बॉब यहाँ पे लटका है एट पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। और मैं इसको मोशन में नहीं लाया, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, जगह की शॉर्टेज है। ठीक है, मैंने इसको मोशन में लाया ही नहीं। अगर इसको रेस्ट पोजीशन पे रखा है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास ये रहा। सेंटर ऑफ मास से जो एक्शन होगा दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और जब आप किसी रस्सी से किसी चीज को टंगाते हैं तो रस्सी की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, रस्सी टाइट हो जाती है। देखा ये चीज? तो रस्सी में जो टाइटनेस होता है बच्चों, उसको कहते हैं टेंशन। तो वेट इधर खींचता है तो रस्सी बॉब को नीचे गिरने नहीं देती, बॉब को पकड़ के रखती है, ऊपर खींच के रखती है। ऊपर में जो उसका खिंचाव है रस्सी का, जिससे बॉब नीचे नहीं गिर पा रहा, उसको बोलते हैं टेंशन। तो mg हुआ एक्शन और टेंशन हुआ रिएक्शन। पिछली बार हम नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे थे, उसको n बोल रहे थे। तो बच्चों जब गाड़ी का सपोर्ट नीचे से है, सपोर्ट नीचे से है, तो नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। और जब सपोर्ट ऊपर से है तो उसे नॉर्मल रिएक्शन बोलने के लिए टेंशन बोलते हैं। बाकी फोर्सेस के नेचर में फर्क नहीं है। जो नॉर्मल रिएक्शन का बिहेवियर वैसे ही टेंशन का बिहेवियर है। सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन में सपोर्ट नीचे से था, चीज उसके ऊपर खड़ी थी, और टेंशन में सपोर्ट ऊपर है, चीज उसके नीचे रखी हुई है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन भी अपवर्ड्स काम कर रहा है, टेंशन भी अपवर्ड्स काम कर रहा है। ये समझ में आया? तो अब टेंशन नया फोर्स आ गया आपके लिए। नॉर्मल रिएक्शन के लिए तो शर्त थी सरफेस ऑफ कांटेक्ट से 90 का एंगल बनना चाहिए। सरफेस ऑफ कांटेक्ट टेढ़ा कर दिया था तो नॉर्मल रिएक्शन भी टेढ़ा हो गया था, ताकि 90 का एंगल मेंटेन रहे। याद है बात? वो हमारे नॉर्मल रिएक्शन की कंडीशन थी कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ। टेंशन की कंडीशन क्या है? टेंशन की कंडीशन, टेंशन की डायरेक्शन किधर है? ऑलवेज, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, always direct towards the point of support, point of support। जिस पॉइंट से उसको सपोर्ट किया है उस पॉइंट की तरफ डायरेक्शन रहेगा। यानी कि अगर बॉब को मैं यहां लेकर आ जाऊं तो धरती टेढ़ी हो गई है। धरती तो अभी भी वैसी है, मैंने तो बॉब को टेढ़ा किया, तो mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम करेगा। स्ट्रिंग टेढ़ी हो गई क्या? बॉब इधर आ गया, स्ट्रिंग को वहीं छोड़ दिया क्या?
तो स्ट्रिंग इधर रहेगी कि वहां ए बी वाले पोजीशन में रहेगी? न्यू पोजीशन में आ जाएगी ना स्ट्रिंग। पहले टेंशन अपवर्ड्स वर्टिकली अपवर्ड्स था, अभी टेंशन वर्टिकली अपवर्ड्स है कि इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉइंट ए है? बताओ किधर रहेगा टेंशन? तो टेंशन की कंडीशन लिख के रख लो, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। लिख लो कहीं पे, टेंशन किधर रहेगा? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। जिधर में आप सपोर्ट करोगे, ठीक है, जहां से उसको टच करा के रखोगे, जोड़ के रखोगे, उधर में वो जुड़ा रहेगा। लिख के रख लो। लिखा? ठीक है। अब वापस आ जाते हैं इस बात पे कि अगर मेरे पास ये रिजिड सपोर्ट है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज द बॉब एट पोजीशन बी, और ये मैं पेंडुलम को मोशन में नहीं ला रहा हूं, तो mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। तो बॉब ना ऊपर गया ना नीचे आया। बॉब नीचे लपक गया होता तो मैं बोलता mg बड़ा है, बॉब ऊपर चढ़ गया होता तो बोलता टेंशन ज्यादा है। बट बॉब वहीं पर है, हिल नहीं रहा, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, तो कैन आई क्लेम कि t इक्वल टू mg? अब इस सिचुएशन पे आ जाओ। अब एक बॉब को मोशन में ला रहे हैं, अब बॉब को मोशन में ला रहे हैं, ठीक है, mg एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड्स कि mg भी टेढ़ा हो जाएगा? बताओ। क्योंकि धरती टेढ़ी टेढ़ी हो रही, भाई बॉब को हमने इंक्लाइन कर दिया है, धरती थोड़ी उसके साथ साथ इंक्लाइन हो रही है। जैसे ये धरती है, ये पेंडुलम है, बोले पेंडुलम ऐसा ऐसा हो रहा है तो धरती भी साथ में ऐसी ऐसी हो रही, बोला ऐसा होता है? इसे पेंडुलम हिलता धरती वही रह जाती। अरे क्या होता है? हाँ, तो फिर mg का डायरेक्शन चेंज होगा क्या? जो पहले था एट रेस्ट वो अभी भी रहेगा। लेकिन अगर पेंडुलम हिलकर किसी नए पोजीशन पे आ जाता है, तो mg तो अभी जैसे आपने बोला वहीं रहेगा, लेकिन टेंशन का क्या होगा? टेंशन इंक्लाइन होगा, जैसे नॉर्मल रिएक्शन आपका इंक्लाइन हो गया था ना बैंक रोड पे, वैसे टेंशन को हमने टी जीरो बोल दिया, ठीक है, या टी नॉट बोल दो। एक्चुअली हमने टी क्यों नहीं बोला टेंशन के लिए? टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, और टी नॉट या टी जीरो स्टैंड्स फॉर टेंशन, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ दो सिंबल्स में। तो टी जीरो की डायरेक्शन है फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए। अब इस तरह के कोनिकल पेंडुलम की सिचुएशन में एक फोर्स है mg, दूसरा फोर्स है टी जीरो यानी कि टेंशन। क्या ये दोनों फोर्सेस अपोजिट है जैसे कि पहले थे? पहले जब वो अपोजिट थे तो मैंने उसको इक्वल बोला था, अब वो अपोजिट नहीं है, तो क्या मैं बोलूं कि टी नॉट इज इक्वल टू mg नाउ इन दिस पोजीशन? इक्वल बोलूं? ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, यहां तक समझा? अब मुझे बताओ कि टेंशन वाला जो फोर्स है, टी जीरो वाला फोर्स, वो अगर हमारे mg को बैलेंस नहीं कर सकता, तो हमारे पास ये लॉजिक है क्या क्लियर कि जो वेक्टर टेढ़ा रहता है उसके हम दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं? एक रहता अलोंग द y एक्सिस यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट, एक रहता अलोंग द x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये टेंशन टी जीरो के मैं दो टुकड़े करूंगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और नाउ आई क्लेम दैट दिस एंगल इज थीटा। जिसको समझा अच्छी बात है, नहीं तो ये लाइन और ये लाइन को देखो, ये पैरेलल लाइन देखो, तो ये उसका ट्रांसवर्सल है। ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल कहलाते हैं ज्योमेट्री की भाषा में? ऑल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये थीटा पे भी थीटा है, ठीक है। बच्चों थीटा को भी नाम है यहाँ पर, कोन की अगर ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी होंगी, ठीक है, जेडब्ल्यू वाले बच्चे लोग कोन की ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी होंगी, इस थीटा को क्या नाम देते बताओ, मैथमेटिकल नेम? कोन के लैंग्वेज में पूछ रहा, हमारे लिए तो एंगल है, फिजिक्स में मैं इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोल सकता हूं, इसको इंक्लाइन किया ना, अगर बहुत तेज दिमाग है ना तो इसको हॉरिजॉन्टल रोड समझो, इसको बैंक रोड समझो, तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग होगा। हॉरिजॉन्टल रोड ये बैंक रोड, उस कंपैरिजन में भी पढ़ने की कोशिश करना, बहुत तेज चलेगा दिमाग फिजिक्स में, ठीक है। तो मैं तो इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल दूं मेरे फिजिक्स में, इसको स्पेसिफिक नाम है कोन के भाषा में। अरे यूनिट नहीं पूछ रहा बेटा,
और रेडियन इसका यूनिट रहेगा, स्क्वायर रेडियन नहीं, 3 डायमेंशनल एंगल नहीं है। पढ़ लो। ऐसा नाम क्यों दिया? ये वर्टिकल है और ये उसका आधा एंगल है, ये पूरा एंगल हुआ। ये वर्टिकल से आधा ही एंगल नापा ना, इधर का आधा एंगल नहीं गिना। तो वर्टिकल का एंगल जो आधा लिया विद द वर्टिकल, इधर का लिया एक साइड का कोई, इसलिए नाम पड़ गया सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो कभी न्यूमेरिकल में वर्ड आ गया सेमी वर्टिकल एंगल तो मत सोचना कि क्या दिया, थीटा दिया है। ठीक है, वर्टिकल के साथ इंक्लिनेशन वाला थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये डिसाइड हो गया कि दिस इज थीटा तो दिस इज आल्सो थीटा। तो थीटा की कौन सी साइड ली, एडजेसेंट या अपोजिट? एडजेसेंट है तो उसमें t0 cos थीटा आएगा, और ये अपोजिट साइड के पैरेलल में है, ये वाली साइड अपोजिट के पैरेलल। अपोजिट में कौन आता? तो अपोजिट के पैरेलल में भी sin थीटा आता, तो t0 sin थीटा। पिछली बार हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n था, तो अपने n cos थीटा और n sin थीटा किया था। इस बार नॉर्मल रिएक्शन के बदले टेंशन आ गया, तो टेंशन cos थीटा, टेंशन sin थीटा। cos किसको बनाना, sin किसको बनाना, ये समझ रहा है क्या? थीटा के एडजेसेंट में जो रहेगा वो cos, और थीटा के अपोजिट के पैरेलल में जो रहेगा वो sin। ठीक है, अच्छा तो अब मैं ये बोलूंगा t0 cos थीटा इज इक्वल टू mg, क्योंकि ये t0 cos थीटा mg के अपोजिट वेक्टर बन गया। अच्छा मुझे बताओ, बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम कौन सा मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करवाने का कॉज का नाम क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ डैश फोर्स, रियल फोर्स या सुडो फोर्स? तो रियल फोर्स है तो मुझे उसका कोई जन्म होने का कॉज बता के आना चाहिए। तो इस पूरे डायग्राम में क्या कोई ऐसा फोर्स है जो सेंटर की तरफ काम कर रहा हो? वेरी गुड, t0 sin थीटा सेंटर की तरफ काम कर रहा है, दिख रहा है क्या ये? तो बच्चों मैं क्या ये क्लेम कर लूं कि t0 sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले बोलो रे। और ओमेगा के टर्म्स में क्या है? हाँ, m ओमेगा स्क्वायर r बोल दो, या एम आर ओमेगा स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। हाँ, अब मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा, v वाली लीनियर वेलोसिटी या ओमेगा वाली एंगुलर वेलोसिटी? जब वेलोसिटी स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो लीनियर वेलोसिटी रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी बोला तो लीनियर वेलोसिटी, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोला तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब तक मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूं, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं समझना। जब तक मैं एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलूं, आपने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नहीं समझना। वहां पे सिर्फ वेलोसिटी लिखा है, आई एम इंटरेस्टेड इन v एंड नॉट ओमेगा। तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ये फार्मूला चुनूं या ये वाला फार्मूला? ब्रिलियंट। तो अब आगे की स्टेप्स तो आपको बहुत जल्दी जम जाएगी। आपके दिमाग में ये टेंशन वाला जो फोर्स है उसको खत्म कर दिया हमने, वी आर फिनिश्ड ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, ये टेंशन वाले फोर्स के हमने दो टुकड़े बना दिए। ठीक है, इसको खत्म करके एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर, ये mg को बैलेंस कर रहा है, और ये सेंटर की तरफ आ रहा कौन, t sin थीटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेस है, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टेंशन t0 इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द स्प्रिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, और बॉब का जो मास है वो m है, वो रेडियस r में घूम रहा है, उसकी घूमने की स्पीड है v, और वो वेलोसिटी v मुझे ढूंढनी है। हाँ, और एंगल का नाम क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। थीटा को क्या नाम दिया, सेमी वर्टिकल एंगल। किसका, मेरा कि तुम्हारा? ऑफ द कोन। ठीक है, ये चीजें आपको आ गई है, आप होशियार बच्चे बन गए हैं। ठीक है, फिर टेंशन टेढ़ा वेक्टर था, और जो टेढ़े है उसको अपन अपना बना के रहेंगे बाय रिजॉल्विंग देम इनटू टू कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट यानी अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस माने खड़ा वाला कंपोनेंट t cos थीटा, यानी t0 cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल जो सेंटर की तरफ जा रहा था t0 sin थीटा। समझ गया सब कुछ?
अब हमने डायग्राम देखकर बोला कि टी जीरो साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स देगा और टी जीरो कॉस थीटा वर्टिकल था तो एमजी के अपोजिट था तो एमजी को बैलेंस करेगा। दो इक्वेशन जम गए। बेटा अगर मुझे इस वी में इंटरेस्ट है तो मुझे क्या करना चाहिए? वन को टू से डिवाइड करूँ कि टू को वन से डिवाइड करूँ? वन को टू से डिवाइड करना ताकि वेलोसिटी न्यूमरेटर में बनी रहे। डिवाइड इक्वेशन वन बाय टू। इक्वेशन वन क्या था? एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाय इक्वेशन टू कौन था? एम जी। राइट हैंड साइड में क्या था? इधर में टी जीरो साइन थीटा और इधर में क्या था? टी जीरो कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा बेटा? मास कट जाएगा क्योंकि सेम बॉब है, बॉब तो नहीं बदला ना, घूमने वाला बॉब सेम है तो उसका मास भी सेम है। टी जीरो कैंसिल हो गया क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं बदली तो उसका टेंशन नहीं बदलेगा। अभी हमारा बोलना सर ये थीटा थीटा भी कट जाता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan। बोले थीटा कहां गया तो कैंसिल हो गया, ऐसा तो नहीं ना? तो इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये जी इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। n तो कैंसिल हो गया तो v स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। टी जीरो कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज v स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू tan थीटा। यहां तक समझ गए? अब यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन का एक तो हमें निकालना है वेलोसिटी, ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है टीचर की सेमी वर्टिकल एंगल थीटा कितना है ये बता दो। सेमी वर्टिकल एंगल थीटा कितना है? जैसे पिछले बार याद करो, कल के लेक्चर में हमने एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा कितना ये मांगा था आपसे। ये कुछ वैसे एक्सप्रेशन आ गया है, देख लो। अगर आपको यहाँ से थीटा चाहिए तो टैन को उधर फेंकना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू टैन उधर से उधर गया है तो टैन इनवर्स ऑफ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फीचर समझी क्या? आपको याद है मैं बार बार बता रहा था नॉर्मल रिएक्शन को टेंशन जैसा समझ लो। सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन में सपोर्ट नीचे था, मतलब सड़क नीचे थी गाड़ी के, और यहाँ पे टेंशन के लिए सपोर्ट ऊपर है रस्सी के, वो फर्क था। लेकिन बाकी देख लो, कंसेप्ट फिजिक्स का नहीं बदल रहा। नहीं तो अगर जिसको फिजिक्स नहीं समझती उसको कोनिकल पेंडुलम, घूमता हुआ पेंडुलम और सड़क पे घूमती गाड़ी, बैंक रोड पे घूमती गाड़ी में वैसे देखा जाए तो कोई कनेक्शन नहीं रहता। लेकिन फिजिक्स देखो कनेक्शन बता रहा है, दोनों कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। तो यस के सरवानी, अगर मैं बैंकिंग ऑफ रोड के लिए कोई एंगल बनाऊं, सॉरी कोई ग्राफ बनाऊं, ठीक है, विद दिस फार्मूला, और वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ सॉरी सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल पेंडुलम के लिए ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेंगे? सेम या डिफरेंट? कॉन्सेप्ट भले डिफरेंट हो गए, अलग अलग जगह पढ़ रहे, अलग अलग हेडिंग से पढ़ रहे, लेकिन जब फॉर्मूला सेम आ रहा तो ग्राफ भी सेम बनेगा, ठीक है। टैन के ग्राफ्स जो बनेंगे, टैन के जो ग्राफ रहते हैं वो बनेंगे ग्राफ्स। एनीवेज मेरे को अभी ग्राफ में नहीं ले जाना है, मेरे को अगर क्वेश्चन था वेलोसिटी ढूंढो तो मुझे वी स्क्वायर को एक तरफ करके आरजी को घुमाना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। देखो वी स्क्वायर को एक तरफ रखा, वी स्क्वायर अपॉन आरजी का ना हमारे पास एक्सप्रेशन इक्वल टू tan थीटा। तो हमने क्या किया, ये आरजी को इधर कर दिया तो वी स्क्वायर इक्वल टू आरजी tan थीटा, और फिर वी चाहिए तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आरजी tan थीटा। ये वेलोसिटी याद आ रही क्या? अगर हम फ्रिक्शन को ओमिट कर दे, बैंकिंग ऑफ रोड्स में फ्रिक्शन को ओमिट करते तो ये वेलोसिटी थी, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की जरूरत नहीं थी। मैक्सिमम की वेलोसिटी आती, मिनिमम में भी ये वेलोसिटी आती। और अभी जब मेरा बॉब घूम रहा था तो मैंने कहीं फ्रिक्शन की बात किया क्या? बॉब घूम रहा था, हवा से फ्रिक्शन मार रहा, तो मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन की प्रोसेस को निग्लेक्ट किया तो सेम फॉर्मूला आ गया। तो कनेक्शन बैठा पा रहे दिमाग में कि बाउंस हो जा रहे, कनेक्ट कर करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर थीटा वी, ये दोनों डेरिवेशंस वैसे ही बने जो हमारे बैंकिंग और फ्लोट्स के लिए फिट होते थे, कोनिकल पेंडुलम के लिए कंसेप्ट फिट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ू। अगला, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। जब कोनिकल पेंडुलम इस पॉइंट बी से शुरू करेगा और पूरा चक्कर मार मार के कंप्लीट करके एक सर्कुलर ट्रैक पूरा करके फिर से बी पे पहुंच जाएगा, तो बोलो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा किया। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। उस टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ये समझे क्या? बॉब ने बी से जर्नी शुरू करी, पूरा एक सर्कुलर ट्रैक करके यानी कि वन रेवोल्यूशन पूरा करके वापस बी पे पहुंचा। तो स्टार्टिंग जैसे धरती है समझ लीजिए,
धरती यहाँ से सन के अराउंड, इसको सन समझ लो 1 मिनट के लिए, सन के अराउंड घूम के वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आती तो टाइम पीरियड को आप 1 ईयर बोलते हैं ना। वैसे यहाँ पे पूरा गोल घूम के मान लो 2 सेकंड्स में आ गया होगा यहाँ पर, अब यहाँ थोड़ी 365 डेज लगेंगे, 2 सेकंड्स में आ गया तो बोलूंगा टाइम पीरियड कितना हो गया इसका। ये चीज ध्यान रखना कि मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ होना चाहिए। ये तो पहली बार स्पीड स्लो थी तो 2 सेकंड्स लगे, दूसरी बार स्पीड फास्ट थी तो शायद 1.5 सेकंड लगे, और तीसरी बार स्पीड भरपूर स्लो हुई तो शायद 3 सेकंड्स लग गए, तो फिर उस टाइम पीरियड को कांस्टेंट बोलेंगे क्या। तो अगर मैं चाहता हूँ कि टाइम पीरियड एक कांस्टेंट पीरियड रहे तो वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हर बार जो वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमने वाला है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आई कि टाइम पीरियड की, द पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम इज द टाइम टेकन बाय इट्स बॉब, ये बॉब ने जो टाइम लिया काय के लिए, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। कहां घूम रहा है वो, इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, कैसे घूम रहा है वो, कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो जो भी उसको टाइम लगेगा ये करने के लिए उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, समझा। ठीक है, अब पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का कांसेप्ट आपने समझ लिया है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके लिए पीरियड को अब टी बोल रहे हैं, टी नॉट किसका सिंबल था, हाँ टी नॉट टेंशन का सिंबल है, मुझे इस बार टी ढूंढना है। ठीक है, अब मैं टेंशन नहीं ढूंढ रहा हूँ, टाइम पीरियड ढूंढ रहा हूँ, ये क्लियर रखना, सिंबल में टी ढूंढना है, टी जीरो नहीं। अब इसे ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तो वापस वही सिचुएशन, बॉब हमारा बी पे खड़ा है, सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है तो उसके पास नीचे के डायरेक्शन में mg नाम का फोर्स काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। टेंशन टी जीरो काम कर रहा है, किधर काम कर रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिसको पॉइंट ए बोल रहे हैं, बराबर। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी हाइट ऑफ द कोन, और इसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। उस लेंथ के अक्रॉस ही टेंशन काम कर रहा है। अब टेंशन टेढ़ा वेक्टर है तो हमने उसके दो टुकड़े करना है, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, रीजन क्लियर है आपको। तो थीटा के लिए ये कौन सी साइड हुई, इसलिए टी जीरो कॉस थीटा, और ये थीटा की अपोजिट साइड होती है, थीटा की अपोजिट साइड, उसके अपोजिट साइड के पैरेलल वाले में टी जीरो साइन थीटा। पक्का, तो फिर से मेरा इक्वेशन वही बन रहा है, mg को कौन बैलेंस करेगा, टी जीरो कॉस थीटा, और टी जीरो साइन थीटा किसके बराबर रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। और यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखा दिया, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर भी रहेगा। आपको पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि वेक्टर में जाओगे तो इसमें माइनस लगेगा और इसमें प्लस लगेगा, तो सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन इधर है, सेंट्रीफ्यूगल की उधर है। ठीक है, अब इस बार मैंने mv स्क्वायर बाय r बोलने के बदले mr ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला होगा, कोई गेस कर सकता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन v नहीं होता। तो समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड का फॉर्मूले में आता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो मैं मेहनत करके क्या करूंगा, इस ओमेगा को ढूंढ के निकालूंगा। तो इसलिए मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को एम वी स्क्वायर बाय आर लेने के बदले क्या लेना पसंद किया, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और उसको वेक्टर में उधर दिखाने का हमारा इंटेंशन ये कि अगर मैं इसे सेंट्रीपिटल फोर्स मान लूं तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ऐसा भी बोल सकते हैं। समझ गया, तो मैंने पिछली बार मुझे वेलोसिटी में इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ये फॉर्मूला चुना, इस बार टाइम पीरियड में इंटरेस्ट है तो टाइम पीरियड ओमेगा पे डिपेंड करता है इसलिए ये वाला फॉर्मूला चुन रहा हूं। चॉइस में डिफरेंस क्यों आया ये क्लियर है। ठीक है, तो ये वही कहानी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है, मास एम है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर है, घूमने की वेलोसिटी वी है, टी नॉट हमारा टेंशन है जिसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, एच इज द एक्सियल हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, और थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। सिंबल्स के मीनिंग पता, डायग्राम याद होगा तो टी जीरो कॉस थीटा इज एमजी, वर्टिकल कंपोनेंट है ये, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन था, टी जीरो साइन थीटा। अगर मैं सेंटर की तरफ एरो दिखाता तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देता, मैंने बाहर एरो दिखाया तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया इस बार।
तो टी जीरो साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एरो अंदर दिखाता तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोल के एम आर ओमेगा स्क्वायर कर देता था। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गए। मुझे किसमें इंटरेस्ट है? एम आर ओमेगा स्क्वायर में नहीं, मेरे को ओमेगा स्क्वायर के अंदर के ओमेगा में इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि पीरियड जो है वो ओमेगा पे डिपेंड करता है। पक्का? तो इस बार मैंने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड नहीं किया, 2 को 1 से डिवाइड किया, ताकि एम आर ओमेगा स्क्वायर न्यूमरेटर में आ सके। एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टी जीरो साइन थीटा, एम जी इज इक्वल टू टी जीरो कॉस थीटा। अब आगे की स्टेप में क्या? मास उसी बॉब का है कैंसल, टेंशन उसी स्ट्रिंग का है कैंसल, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। मैं इसके स्टेप्स बढ़ा के लिख रहा हूं, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, बट आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसको tan थीटा में कन्वर्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है अगले स्टेप में समझाऊंगा। ठीक है, वो होता तो है लेकिन फिर भी नहीं किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या समझ लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने एम एम कैंसिल किया, हमारे पास है आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, रादर देन राइटिंग इट एज tan थीटा, ऐसा रहने दिया फिलहाल। ठीक है, अगर मुझे ओमेगा में इंटरेस्ट है तो पहले ओमेगा स्क्वायर तक पहुंचना पड़ेगा, तो जी इधर जाएगा तो आर इधर आ जाएगा। तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, जी न्यूमरेटर में डालोगे तो जी साइन थीटा, और आर डिनोमिनेटर में जाओगे तो आर cos थीटा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। और अगर आपको 2 पाई अपॉन ओमेगा से टाइम पीरियड मिलता है तो मुझे ओमेगा में इंटरेस्ट होना चाहिए ना कि ओमेगा स्क्वायर में, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट लिया और ये एक्सप्रेशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो अब वैसे तो टाइम पीरियड जम गया आपका, t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड कैसे जम गया, 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इतना सारा चीज g sin थीटा अपॉन r cos थीटा, और फिर अगले स्टेप में आप इसको ऊपर लाओगे, दैट विल बिकम 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r cos थीटा अपॉन g sin थीटा। ऐसे कर सकते थे ना, लेकिन आप बार बार सोचोगे मैं tan थीटा जो कर सकता था अभी तक करते भी आए, यहाँ पे क्यों नहीं किया? कर सकते थे ना। नहीं करने के पीछे का लॉजिक बताता हूं। अभी इस डायग्राम को देखो, अगर मैं बोलूं कि आपको ये लेंथ गिननी है, या ये हाइट गिननी है, या ये रेडियस गिनना है, आप इन तीनों में से किसको गिन सकते हो? ए ऑप्शन लेंथ अलोन, बी ऑप्शन हाइट अलोन, सी ऑप्शन रेडियस अलोन, डी ऑप्शन हम सभी को गिन सकते हो, ऑल ऑफ दिस। ए ऑप्शन के लिए वोटिंग शुरू करो। लक्ष्मी, सुबोध, अमीशा, प्रणव, 4 लोग हो गए। शिवानी, विशाली, प्रणव, आरसी। ठीक है। यश, श्रेया, ठीक है। बी ऑप्शन के लिए हाइट अलोन, बी ऑप्शन कोई नहीं, यहाँ पे मैं गिन नहीं पाया था, एन लिख लेता हूँ। हाइट अलोन में 0, रेडियस अलोन ऑल ऑफ दिस, अरे कोई नाम बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा? कौन कौन है ऑल ऑफ दिस में? 3-4 आवाजें आई लेकिन मैं नाम नहीं सुन पाया। ठीक है, मेरे को नहीं पता, कुछ वाई लोगों ने बोला, बट आई कुडंट काउंट देम, आई कुडंट हियर देम प्रॉपर्ली, बट द करेक्ट आंसर इज लेंथ अलोन। क्योंकि जब मेरे पास मोशन नहीं हो रहा होगा, कोनिकल पेंडुलम का छत से टंगा हुआ है और ये बॉब लट कपड़ा, स्केल लगा के गिन लूंगा, एज एग्जिस्ट नहीं करता जब मैं लेंथ गिन सकता हूँ। अब जब ये मोशन में आ गया बॉब, मोशन में आ गया बॉब, तो ये सेंटर आपको मिल रहा है क्या? नहीं, ये इमेजिनरी सेंटर है, डायग्राम में तो दिख रहा, हकीकत में दिखेगा क्या? तो जब ये पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाओगे तो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस आपके लिए इमेजिनरी रहेगा, क्योंकि आपके लिए ये पॉइंट फिक्स्ड नहीं है।
आपको ये ए पॉइंट दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग बन रही है, आपको बी पॉइंट दिखेगा क्योंकि बॉब घूम रहा है, बॉब घूमते हुए यहाँ आएगा तो दिखेगा, बॉब घूमते यहाँ आएगा दिखेगा, बॉब यहाँ दिखेगा, तो आपको ए और बी पॉइंट्स दिख रहे हैं, बट ये सी पॉइंट सेंटर वाला पॉइंट दिख ही नहीं रहा है। तो सिंस यू कैन नॉट सी दिस सी, तो आप ये हाइट नहीं गिन सकते, आप ये रेडियस नहीं गिन सकते। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आया क्या? श्योर। नाउ कम टू अवर फार्मूला। बच्चों, जी तो धरती मैया ने बोल दिया 9.8 10 ले लो। आर, आर आप मेजर नहीं कर सकते हो, आपके लिए आर मेजरेबल नहीं है। क्योंकि अब आपके पास आर मेजरेबल नहीं है, तो उसकी मैं वैल्यू यहां नहीं डाल सकता, उसकी वैल्यू यहां नहीं डाल सकता तो ओमेगा नहीं मिलेगा, और ओमेगा नहीं मिलेगा तो भाई मैंने इतना लंबा चौड़ा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना दिया था, लेकिन उस टाइम पीरियड का कैलकुलेशन हो पाएगा क्या? आर नहीं मालूम तो ओमेगा नहीं मालूम, ओमेगा नहीं मालूम तो 2 पाई अपॉन ओमेगा यानी कि टी नहीं मालूम। तो हमारा ये सारा कागज पे भरी खेल जम गया, लेकिन प्रैक्टिकली जब करने जाऊंगा एक्सपेरिमेंटली तो काम नहीं जमने वाला। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी या टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, जो भी बोलना चाहे। अचानक ये टर्म बदल गया, ये सब बदल कैसे गए? ये वाले सारे टर्म्स बदल गए, देखो बदल गए ना कुछ, कैसे बदल गए वो समझाता हूं, उसके वापस डायग्राम पे चलो। ठीक है, डायग्राम में फिर से लर्निंग करेंगे। से दिस इज h एंड दिस इज r, बराबर, एंड दिस इज द लेंथ l। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ACB, जिसका हाइपोटेन्यूज l है, जिसके थीटा का एडजेसेंट साइड है हाइट, और जिसके थीटा का अपोजिट साइड है r। तो बच्चों, मुझे 1 मिनट के साइन थीटा की वैल्यू बताते कि इसमें क्या बनेगा? बेटा, ऐसे छोटे मोटे एरर मत करो यार, इट इज वेरी अनोइंग। ठीक है, आज सुबह एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर, आखिरी जब क्लास फिजिक्स की खत्म करते हो तो डाउट्स वगैरह कुछ क्यों नहीं क्लियर कर रहे? ठीक है, तो बेटा जिसको भी डाउट्स है इंडिविजुअली क्लियर करवा लो, क्योंकि इस तरह के जो थके आंसर देते हो साइन थीटा में कॉस थीटा का आंसर दे देते हो, आपकी इतनी ज्यादा बुद्धिमत्ता कुछ कुछ बच्चों की देखकर मेरा दिमाग सो जाता। बाय द टाइम क्लास कम्स टू एन एंड, माय ब्रेन गोस टू स्लीप, इतने खतरनाक आंसर सुन सुन के। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू हाउ मच? L sin थीटा। r इज इक्वल टू L sin थीटा। वैसे अगर मैं h पूछूं तो कितना होगा बेटा? पक्का? हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा इज एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा इज अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा कि r इज इक्वल टू L sin थीटा। प्लीज इसको ध्यान रख लेना, r इक्वल टू L sin थीटा। तो अब मेरे पास ओमेगा के एक्सप्रेशन पे मैं आ गया हूं, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g sin थीटा अपॉन r के बदले L इंटू sin थीटा, ये r के बदले लिखा इंटू ये वाला cos थीटा। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ठीक है, तो बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल cos थीटा। अब ये मेजरेबल है कि आर वाला प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है? ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू जी अपॉन एल cos थीटा, ये मेजरेबल है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 2 पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल cos थीटा। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं तो क्या होता है? ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल cos थीटा अपॉन जी। श्योर? पीरियड E equals to 2 pi square root of L cos theta upon G. This is the required expression for time period of a simple, sorry, conical pendulum. अच्छा, यहाँ पे एक आपको वेरिएशन बता दूं, conical pendulum was nothing but a modification of simple pendulum.
सिंपल पेंडुलम में बच्चों cos थीटा की वैल्यू 1 आती है, cos थीटा की वैल्यू 1 आती है। कैसे आती है? सिंपल पेंडुलम के डिस्कशन में ऑसिलेशन चैप्टर में अलग से पढ़ा जाता है वो। तो ऐसा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा अगर ये सिंपल पेंडुलम होता? तो सर्कल में नहीं घूम रहा, कॉनिकल पेंडुलम का रोल नहीं करना, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ठीक है, ये एल इंटू वन वुड बी एल। तो सिंपल पेंडुलम में cos थीटा नहीं आएगा, कोनिकल पेंडुलम में cos थीटा आएगा। ऐसा दो अलग अलग चैप्टर के कांसेप्ट है। कोनिकल पेंडुलम आप यहाँ पढ़ रहे हो, ये सिंपल पेंडुलम आप ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ते हो। दो डिफरेंट चैप्टर्स के कांसेप्ट है, लेकिन फिर भी मेल खा रहे हैं। अगर मैं कोनिकल पेंडुलम का cos थीटा मैक्सिमाइज कर दूं तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 डाल दूं तो l into 1 is l। तो ये सिंपल पेंडुलम का फार्मूला तैयार हो जाता है। ये आप कंपैरेटिवली याद रख लेना। ठीक है, क्लियर हो बच्चों? ठीक है, अब बिफोर आई वाइंड अप थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो ये कांसेप्ट ही खत्म हो जाता है। हो गया तो बंद कर दो आप, वैसे भी 30 में से 20 बचे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन ये है, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ऐसा बोल सकता हूं। अभी अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने क्या बनाया? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। अरे हाँ, है ना, इसको 2 पाई अपॉन 1 बोल दो, और इसको टी अपॉन 1 बोल दो। तो टी अपॉन 1, 2 पाई अपॉन 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल cos थीटा अपॉन जी होता। तो 1 अपॉन टी अगर करना है, 1 अपॉन टी विच इज फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टी मतलब इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये सब भी रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ बोलते, कुछ लोग एन बोलते, कुछ लोग एफ बोलते, कुछ लोग एन बोलते, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल cos थीटा। ठीक है, तो सीखा हमने टाइम पीरियड के लिए, सवाल बन रहा है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, और यही सवाल टाइम पीरियड पे बन जाएगा, तो आप कैसे करना वो आपने मेरे को एंड में बताना। क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो फ्रीक्वेंसी ये रही, दैट इज इक्वल टू दिस मच। तो कौन कौन सी चीजें इसको बदल सकती है? तो बच्चों मेरे को बताओ, 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, 2 पाई की वैल्यू 2 पाई चलेगी, तो ये कोई फ्रीक्वेंसी को बदलने वाला है क्या? तो these are not changing the frequency। अच्छा, सबसे आसानी से जो चीज बदल सकते हैं वो है एल। तो लेंथ ऑफ द कोनिकल पेंडुलम बिकम्स द फर्स्ट फैक्टर व्हिच कैन बी चेंज्ड, और अगर हम लेंथ को बदलेंगे तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी। अब यहां से इक्वेशन देखकर बताओ रिलेशन डायरेक्ट है कि इनवर्स है? सिर्फ इनवर्स है कि स्क्वायर रूट में इनवर्स है? मैं बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम। बस यही बोला हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम यानी कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम। दिख गया? ये फॉर्मूले का रीडिंग कर रहे हैं, बाकी कुछ नया काम नहीं कर रहे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? फॉर्मूले में देखो थीटा भी आ रहा है, यानी कि cos थीटा के फॉर्म में थीटा आ रहा है। ठीक है, तो ये थीटा को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? कोनिकल पेंडुलम को आपने इतने थीटा में घुमाया तो ऐसे छोटे सर्कल में घूमेगा, कोनिकल पेंडुलम को बड़े थीटा में घुमाया तो बड़े सर्कल में घूमेगा। मतलब थीटा को हम चेंज कर सकते हैं। तो थीटा के लिए मैंने एक एंगल का नाम दिया था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और आपकी मैथमेटिक्स नाम देती है सेमी वर्टिकल एंगल, बराबर। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एक बार फिर से लिखते हैं, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, बताओ न्यूमरेटर में क्या था? तो फ्रीक्वेंसी और cos थीटा में रिलेशन क्या है बेटा? सिर्फ इनवर्स की इनवर्स स्क्वायर रूट। मैं सिर्फ cos थीटा के टर्म्स में लिखूंगा। बराबर, तो ये तय रहा कि cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और cos थीटा की वैल्यू कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि थीटा। कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का स्क्वायर रूट से इनवर्स प्रोपोर्शनल, और थीटा 0 से कम नहीं चाहिए, सॉरी हाँ कम नहीं चाहिए, और 90 से बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है,
अगर मैं 0 रख दूंगा तो पेंडुलम ऐसा हो जाएगा 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसा करते हैं 90 डिग्री कर दूं तो छत को टच हो जाएगा तो 90 से ऊपर नीचे तो क्या होगा वो तो 0 ही रहेगा इससे कम थीटा को 90 कर दो पे टकरा जाएगा 0 कर दो तो मीन पोजीशन पे आ जाएगा इसलिए जो भी थीटा चाहिए आपको 0 से बड़ा और 90 से छोटा चाहिए। अब फॉर्मूले में हमने एल को कवर किया कॉस थीटा को कवर किया जी को भी कवर कर सकते हैं क्या कैसे बनाओगे रिलेशन ठीक है बट क्या है कि जी इज कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस जी इज कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस मतलब अगर आप नॉर्थ पोल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल पे जो जी का वैल्यू आएगा वो आपको इक्वेटर वाले जी की वैल्यू से मैच नहीं करेगा इंडिया में जो जी मिल रहा होगा नागपुर सिटी में वो आपको इंग्लैंड में ब्रिटेन में नहीं मिलेगा वो जी क्योंकि प्लेस बदल जाती है तो जी बदलता इन एक्सपेरिमेंट करते करते कोनिकल पेंडुलम नागपुर में घुमाते घुमाते इंग्लैंड लेके जाऊंगा क्या कि नागपुर में घुमा ओके कैन यू सी द स्क्रीन आवाज आ रही है मेरी ठीक है तो ऐसा है कि अगर हम प्लेस चेंज करेंगे तो जी चेंज होगा अगर हम नागपुर की छत से टंगा के कोनिकल पेंडुलम को घुमा रहे हैं तो छत उड़कर तो नहीं चली जाएगी इंग्लैंड में तो जब प्लेस ही चेंज नहीं होगा तो जी चेंज नहीं होने वाला इसलिए जी के साथ की रिलेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में 1/2 पाई भी आ रहा था तो ये नंबर्स है 1 है नंबर 2 है नंबर और पाई भी तो 3.14 है यानी दिस इज आल्सो नंबर नंबर्स नहीं बदलते जी को अगर आप कोई पोजीशन चेंज करोगे तो चेंज होगा और एल्स जी विल रिमेन कांस्टेंट ये बात ध्यान में रहेगी कभी कभी टीचर सवाल ये कर लेते हैं कि भाई अगर मैंने आपको एक छोटा बॉब दिया जिसका मास 10 ग्राम था और एक बड़ा बॉब दिया जिसका मास से 100 ग्राम था तो बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएंगी फ्रीक्वेंसी 1 फॉर 10 ग्राम वाला बॉब अटैच्ड टू सेम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड फ्रीक्वेंसी 2 फॉर 100 ग्राम ऑफ बॉब ठीक है अटैच्ड टू द सेम स्ट्रिंग ये कम मास है बॉब का ये ज्यादा मास है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दोनों बार सेम है तो किसकी फ्रीक्वेंसी कम आएंगी किसकी ज्यादा आएंगी दोनों की सेम रहेगी दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में आप देखेंगे कि हमारे पास g स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा था इसके पूरे एक्सप्रेशन में मास था ही नहीं इस पूरे एक्सप्रेशन में मास कहीं है ही नहीं तो मास कम रहे या ज्यादा रहे फर्क नहीं पड़ता और अगर आप बहुत अच्छे से डेरिवेशन को देखते होंगे तो डेरिवेशन की हमारी स्टेप एक ऐसी आई थी जिसमें मास कैंसिल हो गया था इसलिए टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास बचा नहीं और चूंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास बचा नहीं तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में भी मास बचा नहीं तो अगर आपको किसी ने बोला मास के साथ क्या रिलेशन है तो बोलना फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम ठीक है है ना और थ्योरेटिकली अगर आपको बोलने का है ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आप बोल देना ये फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये फॉर्मूले में दिखता है ठीक है लेकिन चूंकि इसको प्लेस चेंज करने से ही चेंज कर पाओगे तभी फ्रीक्वेंसी बदलेगी और इस चेंज नहीं होंगी ये आपको क्लियर रहना चाहिए फॉर्मूले में जी दिखता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं ठीक है बट जी आसानी से चेंज नहीं होता क्योंकि वो धरती पे आप लोकेशन चेंज करोगे तो ही जी चेंज होगा ठीक है तो बच्चों अगर ये मैंने साथ फ्रीक्वेंसी के साथ समझाया और ऐसे फैक्टर्स आपको टाइम पीरियड के साथ बोलने पड़े तो बोल पाओगे क्या लेंथ ऑफ पेंडुलम में हमने यहाँ पे इनवर्स बोला था और टाइम पीरियड में क्या बोलोगे टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g ठीक है तो मैं वहां पे बोलूंगा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम ठीक है g के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा तो जो फ्रीक्वेंसी में बोला बिल्कुल उसके उल्टे पोजीशंस हम टाइम पीरियड में बोल सकते हैं और रिलेटेड टू मास फिर से वही बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द कोनिकल पेंडुलम इज दिस मच पार्ट क्लियर बच्चों so this is all for today thank you very much for your precious time bye bye see you